Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Here we only talk about geopolitical stuff, and right now there is another topic popped up in this geopolitical stuff. Right now, Trump invited PM Modi to attend Gaza summit. We already know what happened between Israel, Palestine, and Gaza. Gaza is also part of Palestine, but people call it in a different way because Gaza filled with like terrorism. Some people say Israel doing killing innocent people. Like 200,000 people were killed during this period of time, and also Israel released like 1,193 people, Palestinian people from Israel, and Palestine released like almost 30 to 20 people which was originated from Israel, we can say that again. तो उसके ऊपर है, उसके बीच में कोई समिट हुई है जिसके रिलेटेड ट्रम्प ने बुलाया गया है उस समिट में. तो या वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस एंड we will find out what this is all about. We will also talk about something major happened if in this incident, and I will show you the map of Gaza and where is Palestine lies or Gaza lies. Okay, so let's go. नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ अभी के लिए इजराइल और गाजा में कुछ समय के लिए पीस हो चुका है। ये हमेशा के लिए रहेगा या क्या आगे क्या होगा कुछ पता नहीं है, बट अभी के लिए शांति है। और इसी बात को लेकर गाजा पीस समिट आज के समय होस्ट किया जा रहा है इजिप्ट द्वारा। दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर्स वहां पर पहुंच रहे हैं, ट्रंप खुद वहां पर पहुंच रहे हैं, उसके अलावा पाकिस्तान के पीएम, यूरोप के कई कंट्रीज के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स। बट पीएम मोदी को इनवाइट भेजा गया, मगर पीएम मोदी इस गाजा समिट को अटेंड करने के लिए नहीं गए। पहली बात तो यहाँ पे आप देख पाओगे इस तरीके से वर्ल्ड मीडिया बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश कर रहा है आज के समय कि वर्ल्ड लीडर्स बिगिन अराइविंग इन इजिप्ट शार्म एल शेख। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है आज के समय इजिप्ट में, जहां पे हर जगह आपको ऐसे बैनर दिखेंगे, वेलकम टू द लैंड ऑफ पीस। 20 से ऊपर वर्ल्ड लीडर्स यहां पर इकट्ठा हो रहे हैं ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि अभी के लिए गाजा और इजराइल के बीच में जो शांति है ये परमानेंट हो, फिर से वायलेंस यहां पर ना स्टार्ट हो जाए। अब यहाँ पे आप कहोगे मगर मेन इशू जो था इजराइल का कि जो हॉस्टेजेस, जो बंधक पकड़ रखे थे हमास ने, क्या वो वापस आ चुके हैं? जी हाँ, इधर आप देख पाओगे हेडलाइन, सभी इजरायली हॉस्टेजेस ये छोड़ दिए गए हैं हमास द्वारा। All Israel hostage freed by Hamas, like almost like 20 to 30 people were arrested. Earlier, I already discussed about this. 2 years इन कैप्टिविटी, हमास ने इन लोगों को 2 साल तक रखा। ये 2023 में जो हमास का अटैक हुआ था इजराइल पर, तब के हॉस्टेजेस हैं। अब जाके 2025 के अंत में इनको रिलीज किया गया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सभी इजरायली हॉस्टेजेस वापस आ पाए हैं, कई कैप्टिविटी में ही मर गए, बट जो जिंदा थे वो हमास ने अभी के लिए वापस कर दिए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप इसको अपनी एक बहुत ही बड़ी फॉरेन पॉलिसी जीत बता रहे हैं। पहले देखिए डोनाल्ड ट्रंप गए इजराइल में, उसके बाद ये जाएंगे ये गाजा समिट को अटेंड करने के लिए इन इजिप्ट। इजराइल में जब डोनाल्ड ट्रंप गए तो इनको पार्लियामेंट में, इजराइल की जो पार्लियामेंट है इसको क्नेसेट कहते हैं, वहां पे इनवाइट किया गया और डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने वहां पर एक छोटा सा स्पीच भी दिया। इसकी जो छोटी सी क्लिप है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। No American president has ever done more for Israel, and as I said in Washington, it ain't even close. It's really not a match. Mr. President, today we welcome you here to thank you for your pivotal leadership in putting forward a proposal that got the backing of almost the entire world. A proposal that brings all our hostages home. ना जो हॉस्टेजेस वापस आ चुके हैं ये बिल्कुल एक बहुत ही बड़ा इशू है आज के समय इजराइल में। इजराइल के लोग काफ़ी खुश हैं क्योंकि मेन रीज़न यही था इस कॉन्फ्लिक्ट का कि इजराइल को अपने जो हॉस्टेजेस हैं ये वापस चाहिए थे। अब धीरे धीरे इजराइल की जो आर्मी है वो भी गाजा पीस प्लान के अंडर गाजा से धीरे धीरे बाहर निकलेगी, बफर जोन बनाया जाएगा ना। ये सब चीज़ें अपनी जगह हो रही हैं, बट अचानक से क्या होता है, न्यूज़ आती है कि इजिप्ट में जो गाजा पीस समिट होगा वहां पर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ल्ड लीडर जिनको इनवाइट किया गया था वो नहीं आने वाले। पहले लीडर तो यहाँ पर हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हाँ, देखिए गाजा समिट में डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत प्रयास किया कि भारत के प्रधानमंत्री भी आए, क्योंकि देखो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर परहैप्स
आज के समय डोनाल्ड ट्रंप के बाद या उनके बराबर की पॉपुलैरिटी ये कमांड करते हैं आज के समय? पहली बात तो ये समझ में नहीं आती है मेरा अपना क्या मतलब गाजा से। Personally, my opinion, I really don't care about Gaza. There is only one thing I do care about, that is my own country, India. I seriously don't care about Gaza or Middle Eastern country or should I say Gulf countries like those Arabian countries. ये सब अमेरिका की कराई धराई चीजें हैं। अमेरिका की सीआई एजेंट्स, देयर डीप स्टेट वर्क्स, all of these problem rises because due to USA, Syria, Albania, and other Yemen, Iran. They are literally like so many countries in Middle East, and all of these countries are unstable when it comes to a political party, when it comes to a global power or a political power. Their resume changes every year. Sometimes army take over, sometimes army take control over their country. Sometimes other Al Jazeera and other Muslim people take over, something like that. So I I really don't care about that. मेरे को पसंद भी नहीं है, ना मैं इतना केयर करता। इंडिया को दूर रहना चाहिए इन चीज़ों से, क्योंकि ये सब अमेरिका की कराई दे रहा है। ये अमेरिका को खुद को ऊंचा बताने के लिए इसने सीरिया के अंदर इतने अटैक करवाए, इतने मिलियंस ऑफ पीपल वो कर रहे थे, क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, जो थे टेररिस्ट। और जो टेररिस्ट पाया गया था पाकिस्तान के अंदर, क्या नाम था उसका, सबसे फेमस टेररिस्ट, अभी मैं उसका नाम नहीं बोल सकता वरना यूट्यूब बंद कर देता है, ज़्यादातर टाइम तो यही होता है। तो उसका नाम एक पाकिस्तान में पाया गया था। पाकिस्तान की मिलिट्री के बेस, जस्ट नियर द बेस दे फाउंड हिज कैंप। अमेजिंग। इवन आफ्टर ऑल ऑफ दैट, USA still supported Pakistan during all this camping, during all this PR stunt which was done by Pakistani minister. पाकिस्तान मिनिस्टर यूएसए की जमीन में जाके बोलता है मैं पूरी दुनिया को ले डूबूंगा, अगर मैं जाऊंगा तो आधी दुनिया को मैं खुद ही ले डूबूंगा। दैट्स व्हाट ही सेड, शहजाब शरीफ। क्या कह सकते हैं अब यार। और अगर वहां पे जाना एक तरीके से यही होगा कि खुद की बेइज्जती कराओगे, कुछ ही नहीं है। यूएसए के साथ अपना वैसे अभी थोड़ा ऊपर नीचे चल ही रहा है, टैरिफ वॉर चल ही रहा था कोल्ड वॉर की तरह। अभी तक अपने ऊपर टैरिफ ठुके हुए हैं 50% का। साफ सी बात तो ये है। और इसने एक और धमकी दी थी, हम 100% भी कर देंगे, किसी का कुछ भी नहीं पता। ट्रम्प हो चुका है बेवकूफ़ इस समय, नोबेल पीस प्राइज इसको मिला नहीं है। तो उसके पीछे भी पागल होके बंदे ने स्पीच देना स्टार्ट कर दिया कि वहां से जिसको मिला था, वेनेजुएला में एक औरत थी फीमेल, उसको पीस प्राइज मिला था, वहां से बोलता है कि ये इसने ये कहा कि मैं ज्यादा डिजर्व करता हूँ नोबेल पीस प्राइज। मतलब क्या बोलूं मैं, ऐसे लीडर को कौन नॉमिनेट करना चाहता है। ये सब कुछ इसी के कारण कर रहा है ताकि इसको नोबेल पीस प्राइज मिल सके, मगर इसका नाम नहीं आया उसके अंदर, तो इसकी सारी नैया डूब चुकी है। अभी कुछ ही नहीं करना चाहता। ये सब कंट्रीज को बुला के बस यही करेगा, अपनी पावर दिखाने की करेगा, ये मैंने ये करा दिया, मैंने वो करा दिया, हिस्ट्री में इसका नाम होएगा, बाकी सब। एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर जस्ट PR stunt, nothing else. And the thing about Israel is that Israel will always support USA. अपन को पता है इसराइल को सबसे ज़्यादा बैक किसने करा, इस समय USA ने करा था। और अगर इसराइल उनकी वो नहीं करता, इसराइल उनको सपोर्ट नहीं करता, तो इसराइल के ऊपर आती है बहुत बड़ी चिंता, ग्लोबल पावर की। प्रेशर बनता है हर जगह से इसराइल के ऊपर। वो आधा प्रेशर हैंडल कर देता है USA। USA के बिना इसराइल कुछ नहीं है। इसराइल बहुत वो हो सकता है। तो USA के लिए वो अच्छी बात है, क्योंकि उनके फॉरेन पॉलिसी में जो उनकी कंट्री के लिए बेनिफिशियल है वो कहता है आदमी। इंडिया के लिए बेनिफिशियल कुछ और होगा, इसलिए नहीं करा इनवाइट। साफ सी बात तो ये है।
और यूएसए के लिए, यूएसए तो भाई साहब अलग ही नशे में जी रहा, तो जीने दो और क्या ही है। बाकी तो ठीक है, चलती रहती है दुनियादारी यार ये तो। दुनिया में आप यूरोप में या फिर कहीं भी पूछ लीजिए इंडिया के पीएम कौन है, ये इतने लंबे समय तक इंडिया के पीएम रहे हैं, अब काफी हद तक ही इज अ वेल नोन फेस। तो डोनाल्ड ट्रंप ने पूरा प्रयास किया कि पीएम मोदी को भी यहां पे लाया जाए समिट में, मगर पीएम मोदी इस समिट को अटेंड नहीं करेंगे। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, भारत क्लियरली डोनाल्ड ट्रंप से इतना खुश है नहीं। हम लोग और तरीके से ट्वीट वगैरह कर देते हैं कि हाँ ठीक है, हम खुश क्यों होंगे, भाई ने 50% टैरिफ डरा रखा है क्योंकि रशियन ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं अपन। जैसे कि इसने कोई यूरेनियम नहीं खरीदा यूएसए ने रशिया से, यूरेनियम हो गया, नेचुरल ऑयल गैस हो गई, सीएनजी हो गया। यूरोप सीएनजी का सबसे लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ सीएनजी है, उसके ऊपर टैरिफ नहीं डाल रहा। और यूरोपियन यूनियन को बोल रहा है इंडियन के ऊपर और टैरिफ डालो, प्रेशर डालो। क्या बात हुई यार ये? नहीं, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? कोई मतलब नहीं है इस बात का। तुम इंपोर्ट कर रहे हो रशियन ऑयल से, फिर बोल रहे हो कि इंडिया फंड कर रहा है, रशिया और यूक्रेन वॉर को फंड कर रहा है इंडिया, इसलिए हम टैरिफ डाल रहे हैं। मतलब चाइना ने इतना फंड करा उसके ऊपर बिल्कुल नहीं उसको रिलीफ दे रखा है, बिकॉज दे नोज वे चाइना स्टैंड्स। अभी चाइना टेक हब बन चुका है, ऑलमोस्ट लाइक लार्जेस्ट टेक्निकल स्टफ मेकर। यहाँ तक कि यूएसए का माइक भी मेड इन चाइना होगा। जहाँ पे प्रेसिडेंट बोलता होगा वहां पे भी वो मेड इन चाइना प्रोडक्ट यूज कर रहे होंगे। इवन द प्रोडक्ट आई एम यूजिंग राइट नाउ, द कीबोर्ड लॉगिटेक, इट्स ऑल्सो मेड इन चाइना। हियर यू कैन सी इट, मेड इन चाइना। सो ही नोज व्हाट ही कैन डू। उसको पता है वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। अगर वो ज्यादा करेगा तो उसकी सप्लाई बंद हो जाएगी, उसकी पब्लिक उसको मारने पे आ जाएगी। यूएसए का भी बहुत बड़ी चीज है, पॉलिटिकल दोनों तरफ से चलती है यार। पिछली बार पता नहीं, कुछ कुछ लोग बाबा को पता होगा नहीं होगा, 2024 में ऐसा इंसिडेंट हुआ था जहां पे 200 मिलियन इमिग्रेंट्स, illegal immigrants tried to shuffle the power, political power in India. I don't know, there are many people who know about this incident, but it happens, and it simply happened in all the countries. If you take an example of Nepal, नेपाल के अंदर हुआ क्या था, पावर शिफ्ट हुई है। मैं मान गया कि गवर्नमेंट वैसी थी, मैं मान लेता हूँ एक बार के लिए, मगर जो उसके आफ्टर मैथ जो हुआ, उसका जो हाल हुआ नेपाल का, दैट इज समथिंग। मैं कैसे समझाऊँ, हाउ शुड आई एक्सप्लेन? something done by foreign power, that is something done by foreign power, and all those youth were killed for no reason. Even after all of that, demolishing their government, they didn't calm down. They burned down their judiciary building, they burned down their ministry vibe, and that is absolutely disgusting. And many more stuff they did burn down. They looted their own shops, they free their criminals who were held in jail, and all those terrorists come in India were all related to Nepal. आपको पता है पाकिस्तान में से जब भी, आज के टाइम पे जब भी पाकिस्तान में से कोई टेररिस्ट आता है, वो सबसे पहले जगह कहाँ पे जाता है? वो जाता है नेपाल में। वहाँ पे उसको सिक्योरिटी मिलती है। सिक्योरिटी इन द सेंस वहाँ पे इतना कुछ चेक वेक नहीं होता, वहाँ से तुम आराम से बॉर्डर आर पार कर सकते हो। और जो पहले की केपी ओली की गवर्नमेंट थी वो अलाउ करती थी ये चीज़ें, वो ज़्यादा ध्यान भी नहीं देती थी। और उसके ऊपर केपी ओली ने एक और चीज करी थी, वो था काला पानी के ऊपर। काला पानी के ऊपर एक लड़ाई छड़वा दी थी ताकि खुद की जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको स्टेबल कर सके वो, और अपनी पार्टी को भी बचा सके। ये सब होने से उसने इंडिया के ऊपर डाल दिया, इंडिया हमारी जमीन लेता जा रहा है, नेपाली लोग बागों के अंदर भेज दिया। अब वो कुछ दिनों तक चला, फिर नहीं चला, फिर वापस वही अटैक, regime change, something like that. If you look at म्यांमार, म्यांमार को देखो क्या हुआ है।
म्यांमार के अंदर पूरी की पूरी रेजिमे चेंज हो गई। एक टाइम पे वो बुद्धिस्ट कंट्री होती थी, आज वो क्या बन के रह गई? कुछ भी नहीं। अनस्टेबल पावर, मुस्लिम ऑलरेडी टेक ओवर द half of the place in Myanmar, and half of the place related to Buddhism, Buddhist people, and they are conflicting with each other right now. So Myanmar is already unstable, Bangladesh unstable, Nepal unstable, Sri Lanka unstable, Pakistan was already unstable. Half of the nation right now are unstable. Japan unstable when it comes to a political power. Philippines unstable. अब तुम ये देखो ना, बाहरी पावर कितना करती है तुम्हारी कंट्री को वीक बनाने के चक्कर में। और ये बात नहीं है कि यार पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, मैं किसी का सपोर्ट नहीं करता। पॉलिटिकल पार्टी ऐसी चीज होती है जो कंट्री को लेके चलती है। कोई सी भी पॉलिटिकल पार्टी आए नहीं आए, ये जरूर है कि वो जो रूल एंड रेगुलेशन जो लिखा हुआ है वो साइकिल में चलता रहेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। इट इज व्हाट इट इज। नो मैटर विच पार्टी केम इन, there will always be this cycle loop will continues goes on, no matter how many times you change the regime, doesn't care, doesn't matter, right? लिविंग एग्जाम्पल देख सकते हो अपनी आसपास की नेबर कंट्रीज में, कुछ भी नहीं हो रहा। वो सब एक तरीके से यूएसए के पपेट्स बन चुके हैं। अभी यूएसए ने, मैं तो ये समझता हूँ कि यूएसए ने सारी रेजिमे चेंज करने की कोशिश करी है ताकि वो यूएसए के पपेट बन सके, यूएसए के ऑर्डर्स फॉलो कर सके। अभी इंडिया यूएसए का सपोर्ट नहीं करता, इंडिया यूएसए को बहुत अपोज करता है, तो उसकी चुभती है उसके क्या। और जो डीप स्टेट में बैठी है, उनकी CIA एजेंट्स बैठे हुए हैं। CIA इज नेवर रिलेटेड टू यूएसए, रिमेंबर दिस। दे आर रिलेटेड टू डीप स्टेट, एंड डीप स्टेट कंट्रोल्स द ऑल ओवर द वर्ल्ड। वी आर जस्ट अ पॉन। अपन एक छोटे से नौकर बन के रहेगा और कुछ भी नहीं है। इस दुनिया में एक नौकर है जो काम करता है यहाँ से लेके वहां तक, और कुछ भी नहीं है। ऑल दीज पॉलिटिकल लीडर्स, दे आर जस्ट ट्राइंग टू हाइड समथिंग विच वी डोंट नो। Nobody knows in the world. We just conflicted with each other on the basis of a political party, right? We didn't focus on study. We do fighting with this. Yeah, yo man, this, yo man, this. We always try to bring conflict between people. एक चीज ये है कि अगर आप कोई पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करो तो ठीक है, वो आपकी इच्छा है, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। मगर एक कॉमन सेंस होता है, उसको कभी लॉस्ट मत करो। कॉमन सेंस का मतलब है, कोई भी चीज तुम देखते हो, रील पे देखते हो, मैं अभी यहाँ पे देख रहा हूँ, मैं जाऊंगा, मैं विकीपीडिया खोलूंगा, मैं चैट जीपीटी खोलूंगा, मैं हर चीज खोलूंगा, सोर्स ढूंढने की करूंगा। सोर्स क्या है? खुद से। और मैं उसके दोनों साइड देखने की करूंगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट, how much it affects our country and how much it is positive for our country। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो लोग बाग भूल जाते हैं। नफरत के चक्कर में सिर्फ अपन वो चीजों के ऊपर पुश कर देते हैं कि सारी नेगेटिव चीजें ले लेते हैं, ये नहीं देखते उसमें पॉजिटिव चीजें क्या आ रही है। और कुछ कुछ तो ऐसी एंटी नेशनल पार्टी है मेरी कंट्री के अंदर, पूछो मत। मैं पूरा देख के चलता हूँ, मैं दो पॉइंटों को लेके चलता हूँ, एक तो पॉजिटिव और नेगेटिव, डजेंट मैटर। देखो, एक चीज है ह्यूमन के अंदर कि जिस आदमी को वो ज्यादा पसंद करेगा, उस आदमी को वो कुछ ना तो कुछ करेगा उसकी गलत चीज को भी डिफेंड करनी, वो कोई सी भी हो, भले से वो अपोजिशन हो या फिर वो ये हो, राइट विंग या लेफ्ट विंग, दे आर टू थिंग्स। कुछ भी हो, कोई सी भी तुम पार्टी को सपोर्ट करो, हमेशा याद रखना, यूज द कॉमन सेंस। Also, check the facts detail carefully. Don't rely on any YouTuber as of right now because it's like a monopoly. They will try to change your mind. They are already there are already so much stuff going on in outside the world, even inside in my own country right now. तो वहां पे यार तुम देखो ना यार, कितनी चीजें मैनिपुलेट होती है, चीजें न्यूज मैनिपुलेट होती है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ रशिया का। रशिया ने वो जो जेट इंजन थे, अभी बात उछली भी थी कि रशिया पाकिस्तान को जेट इंजन सप्लाई कर रहा है, तो ये क्या बात हुई?
मगर वो जेट सप्लाई वो पाकिस्तान को पास नहीं कर गए थे, वो उस टाइम पास करे थे चाइना को, और वो ऑब्वियसली करेगा क्योंकि उसकी खुद की इकोनॉमी डेड पड़ी है। डेड नहीं बोलना चाहता, मतलब अभी उसको फंड चाहिए अपने लोग बागों को खिलाने के लिए, तो कुछ ना तो कुछ करेगा ही ना यार। अब उसकी इकोनॉमी मेजरली रिलाइज ऑन मिलिट्री इक्विपमेंट, जो मिलिट्री इक्विपमेंट वो बेचता है उसके ऊपर ज़्यादा रिलाई करती है उसकी इकोनॉमी, जीडीपी पर ग्रोथ, सब कुछ। और नेचुरल स्टफ लाइक नेचुरल गैस, एलएनजी, क्रूड ऑयल्स वगैरह वगैरह उनके ऊपर रिलाई करती है। अब वैसे भी यूएसए ने सेंक्शन ठोक रखे हैं रशिया के ऊपर। रशिया के ऊपर इतने सेंक्शन ठोक रखे हैं, वो ज़्यादातर कंट्रीज को एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। कुछ चुनिंदा कंट्रीज है जो सेंक्शन लगने के बावजूद भी खरीदती है, जैसे चाइना, इंडिया। तो ये उनके ऊपर ज़्यादा रिलाय ऑन करता है, वहाँ से इसको पैसा मिलता है अपनी कंट्री को संभालने के लिए, अपने लोग बागों को संभालने के लिए। तो वो ये कदम तो उठाएगा नहीं कि यार मैं रोक देता हूँ, उसका खुद का भी तो सोर्स ऑफ इनकम चलेगा ही ना, कंट्री को कैसे ना कैसे संभालेगा। दोनों तरफ चलती है यार चीज़ें। लोग अब ब्लाइंड फॉरवर्डली हर किसी को फॉलो कर देता है सोशल मीडिया के ऊपर, ये नहीं कि खुद जाके थोड़ा बहुत सर्च कर लूँ मैं। अभी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे देखने का मतलब है सिर्फ मैं न्यूज़ आउटलेट देखता हूँ, गेन करता हूँ इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत, फिर उसके बाद जाके मैं खुद भी चेक करूँगा चलता क्या है, रियलिटी क्या है और क्या है। इसके अलावा ये इस चैनल पे सिर्फ ये बताया जा रहा है कि हाँ भाई क्यों नहीं जा रहे, कोई रीज़न होता है, आउटलेट निकलते हैं और दिखाते हैं। ये एक तरीके से ये चैनल मेरे को इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि दोनों तरफ बोलता है, इसमें कुछ ना ऐसे अनस्टेबल बोलते हैं किसी के बारे में, गलत से गलत कुछ भी नहीं, सीधा का सीधा जो पॉइंट टू पॉइंट बात होती है वो कि वो उठ के आती है। इसलिए देखता हूँ, वरना बाकी तो हेट्रेड फैलाने के लिए खूब बैठी है पॉलिटिकल और यूट्यूबर, खूब हेट्रेड फैलता है, खूब इंडिया लोग बागों के बीच में खूब हेट्रेड फैलता है ओवर द पॉलिटिकल पार्टी। यहाँ पे लोग बागों को ये समझ नहीं आता, लड़ाई करने के बजाय थोड़ा सा अपन स्टडी करें, बाकी जनरल नॉलेज रखें जैसे मैं रख रहा हूँ, कि देखो आराम से इंफॉर्मेशन गेन करो, बाकी बाद में चेक करते रहो कि हाँ भाई कौन सा सही है कौन सा गलत है, कौन से इस जगह डिसीजन ले रहा है, वो चलता रहता। मगर यार अब ये डिपेंड करता है यार पीपलों के ऊपर। हमारे यहाँ पे कुछ लोग बाग ऐसे लड़ाई करना स्टार्ट कर देंगे, कुछ पता नहीं है मगर नफरत ऐसी भरी पड़ी है, हर चीज के ऊपर लड़ाई कर लेंगे। एक काम से काम रखो, एक तुम्हारा काम है यहाँ से जाके यहाँ तक का, उसके ऊपर फोकस करो, वापिस आ जाओ। अब मैं मान लिया कि हाँ भाई अपने यहाँ पे चलता है, आधी बेर तो इंडिया में चलता है, तुम कोई सी पार्टी को उठा के देखो चलता है, ना इधर की सही ना उधर की सही, दोनों तरफ चलता है। मगर अपना काम है कि अपन क्या कर रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं, अपन नॉलेज ले रहे हैं, आज चल क्या रहा है, और कि इंडिया की ग्रोथ कैसे हो रही है, इंडिया कहाँ जा रहा है। ये नहीं कि मैंने आंखें बंद कर ली और देख लिया ना, देखो जाके। लोग अब बोलेंगे इंडिया की ग्रोथ नहीं हो रही, नहीं हो रही तो नहीं हो रही, अब कुछ लोग अब बिलीव कर लेंगे, मगर अब उसमें भी देखना पड़ता है ना कैसे ग्रोथ हो रही है, किस हिसाब से हो रही है। कुछ लोग बाग इनकम के ऊपर उठाएंगे कि यार एक बात बताओ, हमारी पर कैपिटा इनकम ही सिर्फ कितनी है, 2000 समथिंग, और यूएसए की पर कैपिटा इनकम समथिंग लाइक $53,000, राइट। मगर द वे ऑफ लिविंग आवर लाइफ, जिस तरह से अपन रहते हैं अपनी कंट्री में, क्या कंफर्ट जोन में कितना आ सकता है अपन, अगर जो 2.5 लाख कमाता है ना इस समय, वो उस कंफर्ट जोन में आ सकता है। जो 70 60 70 हज़ार रुपये आ सकता है वो कंफर्ट जोन में आ सकता है। वैसे ही यूएसए में जो $2,000 कमा रहा है, 2 लाख रुपए महीने के, उसके लिए वो तो सिर्फ किराए का हो गया, मकान का खर्चा जो किराए से रहता है। इंडिया में यहाँ पे आपको देना पड़ता है 12,000 रुपये, वो अपने लिए एक्सपेंसिव है, उनके लिए वो एक्सपेंसिव है। वो $2,000 के लिए सिर्फ 4x4 का एक कमरा ही मिलता है उनको, कुछ भी नहीं मिलता फ्लैटों में, एक बाथरूम एक कमरा, सिर्फ इतना सा। और वो भी जब तुम मेजर सिटी से दूर जाओगे, सैन फ्रांसिस्को हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, यहाँ से दूर रहोगे, सिटी से बहुत ज़्यादा दूर रहोगे, तब जाके सिटी के अंदर रहोगे, तुम्हारा खर्चा कम से कम $6 से $7 आ जाएगा एक महीने का, और वो भी सिर्फ रेंट का। मतलब ऑलमोस्ट लाइक 8 लाख के इक्वल जो सिटी में रहेगा, फ्लैट में रहेगा।
बहुत एक्सपेंसिव लाइफ है, दोनों तरफ वर्क करती है भाई साहब, ऐसे थोड़ी नहीं। बाकी तो देखते हैं अभी गाजा समिट है, इसमें क्या ही करना, अपना कोई रोल तो है भी नहीं ज़्यादा। ये इनका वेस्ट पावर का चलता है और मिडिल ईस्ट का चलता है, बाकी अपना को रोल है नहीं। अपन सिर्फ सपोर्ट का था, अपन ने दे दिया था उस समय समिट हुई थी तो उसमें दे दिया था, बाकी रोल नहीं आज है। आप पीस प्लान को सपोर्ट करते हैं, बट डोनाल्ड ट्रंप ने ओवरऑल जो इंडिया यूएस रिलेशंस के साथ किया है उसका इम्पैक्ट तो देखने को मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल इधर आप देख पाओगे भारत में ऐसे आर्टिकल्स बहुत छपे कि पीएम मोदी स्किप्स गाजा पीस समिट। पीएम मोदी किसको नहीं मिलना चाहते वहां पर। अब कुछ लोग कह रहे थे कि वहां पे शहबाज शरीफ भी गए हैं और डोनाल्ड ट्रंप भी है, डोनाल्ड ट्रंप वहां पर फिर से इंडिया पाकिस्तान पीस मैंने करा दिया, नोबेल प्राइज दे दो, वही सब बातें दोहराएंगे, तो पीएम मोदी उसको अवॉइड करना चाहते थे। बट आप अगर सोचकर देखें, रिसेंटली पीएम मोदी ने एससीओ समिट को अटेंड किया है, वहां पर भी शहबाज शरीफ थे। तो क्वेश्चन तो यहां पर यही आता है, हु डज ही नॉट वांट टू मीट। इससे पहले भी आपको याद होगा जब पीएम मोदी कनाडा में गए थे G7 समिट को अटेंड करने के लिए, डोनाल्ड ट्रंप ने इनको यूएस में इनवाइट किया था, पीएम मोदी ने उस इनविटेशन को भी रिजेक्ट कर दिया था। और इस बार तो देखिए पीएम मोदी के सामने एक ऑप्शन थी कि अगर ये खुद नहीं जा रहे ना तो ये पीएम मोदी के सामने एक ऑप्शन थी। यहाँ पे देख रहे हो ना, कम मीट में इन यूएसए मोदी है, ये बुला रहा था वहां पे जाके ताकि बात कर सके, बेला फुसला सके दुनिया को, इसकी मीडिया के ऊपर चला सके। इसने वैसे ही अभी क्रेडिट लेने की करी कि उसने मेरे लिए ऐसे बोला कि तुम ज्यादा डिजर्व करते हो नोबेल पीस प्राइज, यानी कि यूएसए प्रेसिडेंट ट्रम्प ज्यादा डिजर्व करते हो। भीख मांगने लग जाते हैं आदमी, ये भीख मांगता है दुनिया से, ये ताजब का आदमी यार। नोबेल पीस प्राइज के लिए इतना क्या भीख मांगना कि तुम इस हद तक गिर जाओ। और कनाडा में मीटिंग हुई थी G8 समिट की, तब अपनी पाकिस्तान के साथ वॉर खत्म हुई थी उस समय, वहाँ पे इंडिया के मिनिस्टर ने बुलाया था इसको, वहाँ से ये बंदा गायब हो गया और वहाँ पे चला गया अमेरिका में, वापस बोल दिया कि मेरे को अटैक करना है, ईरान के ऊपर हमारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो वहाँ से भाग गया था ये बंदा। ये उस समय ये बात ही नहीं करना चाह रहा था बैठ के, और जबरदस्ती नाम लिए जा रहा है, राफेल गिर गया, फलाना गिर गया, इसको पता तो है ही नहीं, कोई सोर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी जबरदस्ती बकेंगे लोग बाग। और इसी की वजह से आज पाकिस्तान इतना बोलता है कि जेट गिर गए तुम्हारे, जाके यूएस प्रेसिडेंट से जाके पूछ लो, बंदे के खुद के फैक्ट चेक नहीं है, बंदे को जियोग्राफी के लिए, जियोग्राफी का जी नहीं आता बंदे को। इससे कोलंबिया का पूछ लिया, बता दिया कहाँ पे कोलंबिया, फ्रांस के पास बता दिया इसने कोलंबिया, जबकि है कहाँ कोलंबिया, बता दी वॉर कर रहा है अल्बेनिया, अल्बेनिया के साथ कोलंबिया। अब मैं क्या बोलूँ इस बंदे को, जिसको पॉलिटिक्स के बारे में पी नहीं पता, जिसको जियो पॉलिटिक्स के बारे में जी नहीं पता, जिसको कुछ भी नहीं पता दुनिया के कल्चर क्या है। ये बंदा बोल रहा है कि हजारों सालों से लड़ाइयाँ चल रही है जम्मू कश्मीर के ऊपर, बंदे को पता ही नहीं 1000 साल पहले तो इंडिया था। इंडिया क्या, ये पूरा था, एक कंटिनेंट हुआ करता है यहाँ पे, ना कोई पाकिस्तान था ना कुछ था। इलॉजिकल बात, इलॉजिकल, देयर इज नो सेंस इन हिज वर्ड्स। कि अगर ये खुद नहीं जा रहे ना तो ये भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को भेज सकते थे इस समिट पे। ये काफी बार एक नॉर्मल एक प्रोटोकॉल होता है कि अगर मान लीजिए यूएन का कुछ सेशन है या फिर कोई और इंपॉर्टेंट समिट है, पीएम मोदी नहीं जा रहे तो हम विदेश मंत्री को भेज देते हैं। बट इस पर्टिकुलर केस में हमने भेजा है भारत के विदेश मंत्रालय में मिनिस्टर ऑफ स्टेट कीर्तिवर्धन सिंह को। नाउ कीर्तिवर्धन सिंह देखिए, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, मतलब कि ये एस जयशंकर साहब और आप कह लीजिए इवन इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी, उनसे भी पावर के मामले में नीचे आते हैं। तो इंडिया की जो चॉइस है यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन की, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। भारत में ही आप अगर देखो तो शशि थरूर साहब ने ये ट्वीट किया है कि भारत की जो प्रेजेंस है ये गाजा पीस समिट में एट द लेवल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ये काफी हद तक अजीब है। क्या ये एक स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट है या फिर एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है? ये कह रहे हैं, देखिए कीर्तिवर्धन सिंह की जो क्वालिफिकेशंस है उस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा, वो तो अपना जो काम है वो कर रहे हैं। मगर हमको यहाँ पर ये देखना होगा कि बाकी सभी देश अपने प्राइम मिनिस्टर भेज रहे हैं,
अपने प्रेसिडेंट भेज रहे हैं, अगर मान लो कुछ एक दो कंट्रीज हैं वो अपने विदेश मंत्री तो भेज ही रहे हैं, हम लोग सीधा मिनिस्टर ऑफ स्टेट यहाँ पर भेज रहे हैं, क्या इससे हम एक मैसेज सेंड कर रहे हैं कि इंडिया ज्यादा यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होना चाहता यहाँ पे, या फिर और क्या रीजन है? ना ये सब सवाल भारत में रेज किए जा रहे थे। फिर उसके बाद एक बड़ी न्यूज सामने आती है कि पीएम मोदी के अलावा एक और बड़ा वर्ल्ड लीडर है जो इस समिट को अटेंड नहीं करेगा। क्या आप गेस कर सकते हैं वो लीडर कौन है? गाजा पीस I would go with Russia, Putin, or maybe China, but Putin समिट में mostly. कौन नहीं आना चाहता? वेल, आंसर है बेंजामिन नेतन्याहू। और अब काफी हद तक क्लियर हो गया है कि पीएम मोदी This guy himself is not coming. Dang, bruh. भाई साहब, गजब। जिसके लिए सबमिट हुई थी वो बंदा खुद नहीं आ रहा, जिसने वॉर को करा, जिसने इतनी दिनों तक ये लड़ाइयाँ लड़ी है भाई ने, वो खुद भाई नहीं आ रहा, बताओ। डेम। अरे तू जाना रे यार, 5-10 मिनट बाद माना, नहीं था। भाई क्या बोलूं मैं। मैं तो खुश हूँ भाई, बंदा खुद ही नहीं आ रहा। मैं तो पुतिन के लिए सोच के बैठा था, उनके यार पुतिन का चल रखा है तो वो क्या ही आएगा, चाइना का तो ज्यादा है नहीं इतना। और जिसके लिए सबमिट हो रही है वो बंदा तो आएगा, इसराइल। मेन इम्पोर्टेंट आदमी यही है। बंदा खुद ही नहीं जा रहा तो क्या ही करेगा आदमी। ने क्यों इस समिट को अटेंड करना सही नहीं समझा? क्योंकि पॉइंटलेस है। आप खुद ही सोच लीजिए, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने देखो डोनाल्ड ट्रम्प को लगा होगा भाई पीस टीक करा दी, मैंने पीस टॉक करा दी इनके बीच में, अब मेरा नाम चलेगा दुनिया में। लो भाई, बंदा खुद ही नहीं आ रहा। बंदे को पता है पीस टॉक से कुछ नहीं होगा, वो वापस करेगा। उसको गाजा लेना है तो लेना है इसराइल को, साफ सी बात तो ये है। इसराइल के मन में यही है कि ग्रेटर इसराइल बनाएंगे हम, पैलेस्तीन को भी हटा देंगे, गाजा को भी हटा देंगे, हम बनाएंगे सबसे बड़ा इसराइल। We will take over the land of Palestinians and Gaza people. Those who harbor terrorists, we will take over them. वाह, इनके पीछे अभी ईरान भी पड़ा हुआ है। ईरान वैसे ऑलमोस्ट न्यूक्लियर वेपन बनाने पर था। ट्रम्प को इनवाइट किया इजराइल के पार्लियामेंट में, ये बोल दिया कि हम आपको इजराइल का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है वो देंगे, द इजराइल प्राइज। नोबेल प्राइज नहीं मिला तो क्या हुआ, आपको इजराइल प्राइज मिलेगा, आपने इजराइल के लिए बहुत कुछ किया है। बट इस पूरे स्पीच में कहीं भी नेतन्याहू ने पीस, मतलब लॉन्ग टर्म पीस या सस्टेनेबिलिटी, इसकी कोई बात नहीं कही। कहीं भी इन्होंने ये नहीं बोला कि अब बस गाजा में हम वॉयलेंस नहीं चाहते, गाजा में बहुत वॉयलेंस हो गया, कुछ नहीं। और नेतन्याहू जब गाजा पीस समिट से मिसिंग हो गया, आप खुद ही सोच लीजिए ये काहे का पीस समिट। और अगेन नेतन्याहू ने रीजन ये बताया है कि मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, मुझे थोड़ा काम करना है यहाँ पे, तो मैं इसलिए नहीं आ पाऊंगा। आई मीन डोनाल्ड ट्रम्प यूएसए से पहले इजराइल जा रहे हैं, फिर इजिप्ट जा रहे हैं, दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर्स, यूरोप से, एशिया से, ये सब लोग इजिप्ट जा रहे हैं। बट इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ये खुद ही गाजा पीस समिट स्किप करने वाले हैं। इससे काफी हद तक हमको आइडिया मिल जाता है कि गाजा पीस समिट का फ्यूचर में क्या हाल होने वाला है। जो भी यहाँ पर प्रोमिसेस किए जाएंगे, जो गाजा पीस प्लान है, इस पर इजराइल कितना कमिटेड रहेगा, नेतन्याहू के लॉन्ग टर्म प्लान क्या है। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, इजिप्ट ने प्रयास किया था कि इस समिट में ईरान को भी इनवाइट किया जाए, ईरान ने भी यहाँ पे इस समिट को अटेंड करने से मना कर दिया। तो ये समिट ऑल टुगेदर कुछ ही मतलब की नहीं थी ये समिट, नाम की ये समिट थी। डोनाल्ड ट्रम्प को सिर्फ ये चाहिए था मेरे को मिले, मेरे को नोबेल पीस प्राइज चाहिए था कि मैंने करा दिया, मैंने इन कंट्री को लेके बैठा दिया, मैंने दुश्मन कंट्रीज को मिला दिया, एक जगह सीट पे बैठा दिया। लो भाई, अब लो तुम क्या लोगे। अरे भाई साहब, एब्सोल्यूट सिनेमा भाई साहब। बढ़िया पॉपकॉर्न खाओ बैठ के और जियो पॉलिटिक्स देखो, मजा आएगा। मजाक चल रहा है तो दुनियादारी का भाई मजाक बन के रह गया। काफी पॉइंटलेस नजर आ रहा है।
अगर नेतन्याहू इसको स्किप कर रहे हैं तो व्हाट इज द पॉइंट। और लग रहा है कहीं ना कहीं पीएम मोदी को आइडिया यहाँ पे लग गया था कि सिंस नेतन्याहू यहाँ पे होंगे नहीं तो यहाँ पे इकट्ठा होने का फायदा क्या है, हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे, बात करेंगे पीस की, 2 महीने बाद न्यूज आएगी कि इजराइल ने फिर से बॉम्बिंग स्टार्ट कर दी है गाजा की, तब क्या होगा। नाउ इसके बाद आने वाले समय में देखना होगा कि इस साल क्या पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की और किसी इंटरनेशनल समिट में मीटिंग होती है या फिर आगे के जो इंटरनेशनल समिट होंगे, एपेक का समिट होना है, उसके अलावा एशिया में कई इंपॉर्टेंट समिट्स होंगे, 2 समिट्स तो होंगे जहां पर पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप मिल सकते हैं। क्या वहां पर भी पीएम मोदी नहीं जाएंगी और कोई दोनों की मीटिंग नहीं होगी। देखना होगा यहाँ पर होता क्या है कि क्या जेन्युइनली पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप अभी मीटिंग करना नहीं चाहते जब तक ट्रेड डील नहीं हो जाती या फिर जब तक टैरिफ नहीं हटते। दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। कुछ अपडेट्स होती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। बाकी फाइनली मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है, क्या आपके हिसाब से पीएम मोदी ने ये समिट स्किप करके ठीक किया है या फिर आप मानते हैं कि नहीं ये समिट अटेंड करना चाहिए था। क्या करना था अटेंड करके, पता तो था ही शुरुआत से क्या होने वाला है। क्या करते हैं इसको समिट गए, बकवास ही समिट। तुम्हें लगता है इसराइल शांत रहेगा? लगता है किसी एंगल से? बंदा इतने सालों से युद्ध करता आ रहा है, बंदा इतने सालों से अपनी आर्मी को सेक्रीफाइस करता आ रहा है, अपनी जनता मतलब आर्मी को क्या, अपनी जो पीपल है, उनके जो लोग बाग है, उनको सहूलियत देता आ रहा है कि अपन ग्रेटर इसराइल बनाएंगे। और उनके दिमाग में यही बैठा हुआ है जैसे इंडिया के दिमाग में बैठा हुआ है ग्रेटर इंडिया। वो कैसे शांत बैठ जाएगा यार? वो बंदा क्यों क्यों आएगा समिट में? और वो पीस तो रहेगी नहीं। वो 2 दिन की पीस है, तीसरे दिन वही है ढहने नहीं एक दूसरे के ऊपर। बस इस पीस से एक चीज पॉजिटिव हुई है, वो हुई है कि इसराइल की पीपल इसराइल के पास आ चुके हैं सही सलामत, और जो पैलेस्टीन की पीपल थे वो पैलेस्टीन में जा चुके हैं। बाकी इसराइल को चाहिए था कि उनके पीपल आ जाए, वो आ चुके हैं। अब वापिस स्टार्ट हो जाएगा। वो बिल्कुल ध्यान रखेंगे अपने पीपल होगा, अपने लोग बागों का, और ढंग से उड़ाएंगे उनको। मैं कह रहा हूँ उड़ाएगा, वापिस उड़ाएगा, गाजा को लेगा, गाजा को अंडर कंट्रोल लेगा। इसराइल इसराइल को चाहिए गाजा यार। इसराइल गाजा वैसे बहुत दूर हो चुका है और वो टेररिस्ट बन चुका है एक तरीके से। वहां पे आधी से ज्यादा चीजें तो फेक आती है, न्यूज ही फेक आती है भाई सब। माना कि बॉम्बिंग हो रही है सिटी की, वो बॉम्बिंग तो कब की हो चुकी थी। लोग बाग फेक सोशल मीडिया वीडियोस डाल डाल के पोस्ट कर देते हैं। पता नहीं लोग बाग देखते हैं, आधी बेर सर्च करते हैं, आधा नहीं करते। दोनों तरफ चलते नहीं है, जैसे कि मैंने पहले बोल चुका हूँ। एक चीज के 2 पहलू होते हैं, वो दोनों पहलू देखना चाहिए। और वो देखते नहीं है लोग बाग। एक पहलू देख के हाँ उसी तरफ सोचते हैं, और एक तरफ सोचते हैं इसी तरफ। दोनों तरफ कोई नहीं सोचना चाहता। बात खत्म। जब तक दोनों तरफ नहीं सोचोगे कुछ भी नहीं होने वाला। तुम्हें दोनों पॉइंट होने चाहिए, एक तो पॉजिटिव एक नेगेटिव। डिबेट करने के लिए भी दो पॉइंट होते चाहिए। किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर तुम डिबेट करते हो तो तुम्हें उसके बारे में पता होना चाहिए ढंग से, हर एक एक चीज के बारे में। वरना वहां पे कोई पॉइंट ही नहीं है तुम्हारे डिबेट में भी। जो बात शशि थरूर साहब कह रहे हैं वो सही है कि सिंस बाकी कंट्रीज के लीडर अपने प्रेसिडेंट और वेरियस और जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनको भेज रहे हैं, भारत कोई की मतलब नहीं है। अपना क्या है, काम है, था इसका काम, इसने कर दिया। उस जो जिसको आना चाहिए था वो बंदे ने पहले ही मना कर दिया, तो क्या मतलब है, छोड़ो। रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे उस बड़े लेवल की नहीं है। तो लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और यहाँ पे ये तो बहुत छोटा मोटा मैटर है, इसमें क्या है ओपिनियन देना, साफ सी बात है, जाना ही नहीं, बाहर में जाए ऐसी चीज। क्या है राइट डिसीजन? हाँ बिल्कुल, प्राउड ऑफ मोदी फॉर नॉट कंपेयरिंग विद इंडियंस और यप, respect Indian army. Oh my God, yes sir. PM has done a right thing. Current government foreign policy is just like wow, great PM Modi. What a great leader. At least we have a vision. Wow. Deep state is heavily involved. Yeah, right decision by our PM. Definitely, absolutely right decision. Yeah. So yeah, that's enough from my side. Peace out, guys.